तो वो भी कर लेते हैं हम डिस्कस। जैसे भी एक डॉक्टर साहब ने हमसे सिनेरियो देके तो डिफरेंशियली की बेसिकली बात की। सो वी विल कवर द डिफरेंशियल डायग्नोसिस, हाउ टू मेक लिस्ट ऑफ डिफरेंशियल्स इन एग्जाम, एंड ऑल्सो हाउ टू आस्क फॉर द इन्वेस्टिगेशंस इन डिफरेंट टॉपिक्स। ठीक है, अगर इन बिटवीन किसी की कोई सजेशन हो या कोई क्वेश्चन हो तो यू कैन डेफिनेटली आस्क इन बिटवीन, बेशक हैंड रेज करो, लेकिन अपना माइक अनम्यूट करके आप क्वेश्चन कर लो बीच में। टू बिगिन विद डिफरेंशियल्स, देखो जो हमारा अभी हम पहले गायनी के डिफरेंशियल से स्टार्ट करते हैं। जो डिफरेंशियल्स है ना गायनी का, उसके अंदर वी हैव डिफरेंट प्रॉब्लम्स विच मे बी रिलेटेड टू यूट्रस और ओवरीज और एडिनेक्सा। इसके अंदर अब देखो पेशेंट किस तरह प्रेजेंट करेगी। हम इसको दो ब्रॉड सिम्टम्स में, ग्रुप ऑफ सिम्टम्स में डिवाइड कर लेते हैं। एक तो वो सिम्टम्स जैसे भी हम बात कर रहे थे, डॉक्टर हुमा ने क्वेश्चन किया, ब्लीडिंग से रिलेटेड, और एक वो सिम्टम्स हैं जो कि मैस से रिलेटेड होंगे। जो यूट्राइन या सर्विक्स रिलेटेड प्रॉब्लम्स है वो प्रेजेंट करेंगे ब्लीडिंग से, वी ऑल नो दैट। और जो ओवरी रिलेटेड है, ओवरी रिलेटेड विल नेवर एक्चुअली प्रेजेंट विद ब्लीडिंग। अगर वो कभी ब्लीडिंग के साथ प्रेजेंट करे तो वो शी मे बी हैविंग, ज़्यादा चांसेस ये हैं कि उसकी कोई डुअल पैथोलॉजी है विच इन्वॉल्व्स द यूट्रस एंड द एंडोमेट्रियम, या फिर उसका वो है या फिर अगर सिंगल पैथोलॉजी तो इट्स वेरी 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 रेयर टू गेट ग्रैनुलोसा सेल ट्यूमर जिसके अंदर वो एस्ट्रोजन रिलीजिंग ट्यूमर होता है। तो एक तो सबसे इंपॉर्टेंट टिप ये है डिफरेंशियल की कि रेयर थिंग्स एक्चुअली नेवर हैपन इन एग्जाम, इसलिए एग्जाम में रेयर चीज़ों में तो फंसना ही नहीं है। So if patient is presenting with the bleeding problems, for example, she is presenting with the HMB, अब हमारे पास फाइब्रॉइड और एडिनोमायोसिस को हमने डिफरेंशिएट करना है। Your history and examination will make the diagnosis actually. क्योंकि आपको अल्ट्रासाउंड तो उस वक्त तक मिला नहीं होगा ताकि आपके डिफरेंशियल्स की वो स्किल को देख सकें। तो अगर आप उसका HMB के साथ वो पेशेंट है, और ऑब्वियसली इफ इट इज़ इन लार्ज यूट्रस, अगर रेगुलर कंटूर है तो और फर्म कंसिस्टेंसी है तो भी फाइब्रॉइड की तरफ ज़्यादा है। सॉफ्ट कंसिस्टेंसी टेंडर है तो एडिनोमायोसिस, वी ऑल नो रिस्क फैक्टर्स फॉर एडिनोमायोसिस, मल्टीपैरस एंड अबव 40 एंड ऑल, बट अगेन इफ इट इज सॉफ्ट इन कंसिस्टेंसी, लार्ज कंटूर, तो एडिनोमायोसिस मोर, इन फाइब्रॉइड नंबर 2, इफ इरेगुलर फर्म देन फाइब्रॉइड मोर। Similarly, अगर आपको एडिनोमायोसिस लग रहा है ना फाइब्रॉइड, then endometrial pathology which may be benign or malignant, which includes endometrial hyperplasia, and it may include some, well rarely, because polyp जो होता है वो करता है irregular bleeding. Irregular bleeding, intermenstrual bleeding या more frequent bleeding जो है, it is related to the submucosal polyp. Now polyp can be either endometrial polyp, fibroid polyp or placental polyp, which means the RPOCs. ठीक है, अच्छा उसके बाद आ जाता है हमारा सर्विक्स। ये सर्विक्स अगर जब आप ब्लीडिंग का डीडी बना रहे होगे, एंड इफ देयर इज पोस्ट क्वार्टल ब्लीडिंग और इंटरमेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, तो हम सर्वाइकल पैथोलॉजी भी। सेकेंडली, अगर आपको एग्जामिनेशन पे बहुत अच्छी सी कोई सर्वाइकल पैथोलॉजी मिल गई है तो फिर तो आप नंबर 1 पे सर्वाइकल ही लीजन कहोगे। सो ब्लीडिंग में आपने सर्विक्स और यूट्रस को कवर करना है डीडीज में। नंबर 1, नंबर 2 will depend on the presenting complaint. If it is regular heavy bleeding, then it's more towards fibroid or adenomyosis. If it is more frequent bleeding, more towards endometrial pathology, polyp, or maybe hyperplasia. And if it is postpartum bleeding, intermenstrual bleeding, and you have found a lesion in the cervix, then it's a cervical pathology. Ovarian pathology always presents with mass, abdomen या abdominal distension या pain. If she has presented with pain and mass, तो फिर DD में complicated ovarian cyst आ जाती है. Complications may be hemorrhage, rupture or infection, right? और इसी तरह fibroid can also present with mass and pain, which will be the complication of a fibroid. So I think more or less यही है. तो अगर जिस तरह अभी हमने बात की कि अभी एक सिनेरियो दिया था, फॉर एग्जांपल लेट्स उसी को एग्जांपल ले लेते हैं। उसके अंदर हमने बात की कि पेशेंट का अनरिमार्केबल एग्जामिनेशन था, शी हैड इरेगुलर ब्लीडिंग बट एग्जामिनेशन वाज नॉर्मल। अल्ट्रासाउंड पे लेटर ऑन इट वाज फाउंड आउट कि उसकी ओवेरियन मैस था, जो कि एग्जामिनेशन पे पिक नहीं हुआ था, तो उसका डीडी क्या होगा? अगर आपको एग्जामिनेशन में, सॉरी आई नीड टू म्यूट योर माइक, यस थैंक यू।
अगर उसका आपको एग्जामिनेशन पे अनरिमार्केबल मिला है तो इट डज़ नॉट मीन कि आप उसको खुद से, क्योंकि आपने ये केस देखा हुआ था एंड यू नो दैट अल्ट्रासाउंड पे ओवेरियन है तो आप ओवेरियन बना दो। फिर जो आपको हिस्ट्री और एग्जामिनेशन में मिल रहा है, इफ इट इज इरेगुलर ब्लीडिंग एंड यू थिंक यूट्राइन साइज इज नॉर्मल, यू कैन से देयर मे बी a mucosal submucosal pathology which may be a polyp or a fibroid, or you can also say endometrial hyperplasia or cervical pathology. ओवेरियन तो हम तब कहेंगे ना जब हमें फॉर्निक्स में फुलनेस मिलेगी या फिर हमें कोई मैस मिल गया होगा, वो तो बाद में अगर ओवेरियन कह दें तो इसमें परेशानी की कोई बात नहीं है। योर एग्जामिनेशन इज नेवर 100% एंड एक्चुअली योर एग्जामिनेशन विल नेवर टेल यू एग्जैक्टली कि उसका क्या करना है, कि आप उसको तो लेकर ही बैठ जाते हैं ना, इसलिए तो लेटर ऑन अल्ट्रासाउंड कराया जाता है। लेकिन टिल योर हिस्ट्री एंड एग्जामिनेशन आपने वो चीज़ डीडी उसी के हिसाब से डिस्कस करना होता है। हाइपरप्लेजिया में कैसा ब्लीडिंग का पैटर्न होगा? somebody has asked in chat. हाइपरप्लेजिया में it may be HMB or it may be irregular. Normally we don't really find very large uterus in hyperplasia, but then again hyperplasia may be there with adenomyosis, so uterus may also be enlarged. तो आप ये नहीं कह सकते कि because uterus was 12 week size तो she is not having hyperplasia या उसका मैं DNC नहीं करूँगी। Obviously अगर वो 45 plus है and she is having bleeding problem तो उसका हम हाइपरप्लेजिया ही रूल आउट करने के लिए करते हैं। उसके अंदर ब्लीडिंग पैटर्न या साइज ऑफ यूट्रस से ज़्यादा रिस्क फैक्टर्स डिफाइन करते हैं हाइपरप्लेजिया को। जी कोई क्वेश्चन करने लगा था डॉक्टर? बात दफा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी डॉक्टर। डॉक्टर समटाइम्स वी हैव मिक्स्ड पिक्चर लाइक आज मेरी फ्रेंड ने मुझसे एक पेशेंट डिस्कस की। शी वाज 40 years of age and parents 0+1 and her miscarriage was 3 years back and she was amenorrheic for 3 months and and she had complained of 3 months amenorrhea with lower abdominal pain and inability to conceive. तो उस डॉक्टर हिस्ट्री में तो इस तरह से एमिनोरिया और इनएबिलिटी टू कंसीव उसने सब कवर किया, लेकिन जब एग्जामिनेशन पे उसकी जो फाइंडिंग उसको लग रही थी कि मिड लाइन हाइपोगैस्ट्रियम में मैस फम और पीवी पे भी जो है वो 12 to 14 वीक साइज फम मैस एंड एडनेक्सा क्लियर एंड नॉट पैल्पेबल सेपरेटली फ्रॉम द यूट्रस। तो अब यहाँ हिस्ट्री से हमारे पास 3 months एमिनोरिया, लोअर एब्डोमिनल पेन है और एग्जामिनेशन में फाइब्रॉइड जैसी फाइंडिंग लग रही है। ठीक है, तो फिर इसमें हम अपने डिफरेंशियल्स का क्या ऑर्डर बनाएंगे? देखो इसके अंदर अब एमेनोरिया तो है, शी इज अबव 40। अब इसकी प्रेजेंटिंग कंप्लेंट तो एमेनोरिया, शी मे बी हैविंग अ फाइब्रॉइड व्हिच इज एसिम्प्टोमेटिक एट द मोमेंट। अब सबसे पहले तो वैसे शी इज रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप की खातून है तो ऑब्वियसली यू विल रूल आउट प्रेगनेंसी, वो सारा कुछ रूल आउट करके देन एमेनोरिया, पहले तो एमेनोरिया का डीडी बनाएंगे ना, वेदर शी इज पेरीमेनोपॉजल या शी इज हैविंग पॉलीसिस्टिक ओवरीज, और मे बी शी उसका यूट्रस एनलार्ज है। अगर आपको क्लियर है कि इट वाज यूट्राइन एंड नॉट एडेनेक्सल, बिकॉज एग्जामिनेशन पे कई दफ़ा आपको पता लग जाता है तो यू कैन से कि एसिम्प्टोमेटिक फाइब्रॉइड हो सकता है उसका, सो शी मे बी हैविंग डुअल प्रॉब्लम्स, एमेनोरिया विद एन एसिम्प्टोमेटिक फाइब्रॉइड। ओके, यानी इसमें डॉक्टर अगर हमें लोअर एब्डोमिनल पेन की कंप्लेन है विद रेगुलर साइकिल एंड 3 month एमिनोरिया विद लोअर एब्डोमिनल पेन है तो हो सकता है देन देयर इज अ फाइब्रॉइड व्हिच इज डीजेनरेटिंग एट द मोमेंट और एट द सेम टाइम उसको एमिनोरिया है। और ये भी हो सकता है प्रेगनेंसी, यस, इसमें ये भी हो सकता है कि देयर इज अ साइलेंट एसिम्प्टोमेटिक फाइब्रॉइड एंड देयर इज एमिनोरिया व्हिच मे बी रिलेटेड टू मेनोपॉज और पेरीमेनोपॉज एंड देन शी इज हैविंग यूटीआई। सो पेन लोअर एब्डोमेन का तो फिर अलग डीडी बनेगा ना, जिसमें लार्ज यूट्रस है तो एक डीजेनरेटिंग फाइब्रॉइड हो सकता है ऑब्वियसली आफ्टर रूलिंग आउट प्रेगनेंसी। तो फर्स्ट आफ्टर रूलिंग आउट प्रेगनेंसी फाइब्रॉइड जो हमारा बीटा एचसीजी से हम रूल आउट कर लेंगे। तो कई दफ़ा आपने जब डीडी डिस्कस हो रहा होता है तब तक इन्वेस्टिगेशंस आप पूछ चुके होते हो, इन्वेस्टिगेशंस के अंदर वो आपको बीटा एचसीजी की रिपोर्ट दे चुके होते हैं, तो आपके बीटा एचसीजी के अप्रोच से ही पता चल जाता है कि आपने प्रेगनेंसी को रूल आउट कर लिया है। सो वो आपने उसके अकॉर्डिंगली ही डीडी बनाना है। ज़ाहिर है अगर उन्होंने आपको बीटा एचसीजी नेगेटिव दे दिया तो फिर तो आप प्रेगनेंसी नहीं बोलोगे ना, फिर आप नंबर 1 पे पेन लोअर एब्डोमेन और सबका डीडी। पेन लोअर एब्डोमेन में फिर इट डिपेंड्स, आप हिस्ट्री में पूछ चुके होंगे कि उससे यूरिनरी सिम्टम्स हैं, बावल के सिम्टम्स हैं, या अगर ऐसा कुछ भी नहीं है एंड स्टिल द पेन इज देयर एंड यूट्रस इज एनलार्ज देन शी मे बी हैविंग डीजेनरेटिंग फाइब्रॉइड विद एमेनोरिया। अच्छा डॉक्टर, मैं इसके साथ हम सेकंड और थर्ड पे बिनाइन एडनेक्सल मैस और मैलिग्नेंट एडनेक्सल मैस की चीज रखेंगे?
यस, देखो बात ये है कि हमें उस पे क्या कहते हैं, एग्जामिनेशन पे तो फील हो गया है कि ये फाइब्रॉइड है या फिर ये सेंट्रल मैस है, बट वी कैन नेवर बी 100% श्योर। तो आप आखिरी डीडी उसका वो ज़रूर रखोगे जो कि आपको सस्पिशन है। इवन नॉन गायनेकोलॉजिकल मैस भी कह सकते हो, देयर में बी मेसेंटेरिक सिस्ट एज वेल ना। तो अगर आपको कोई मैस लोअर एब्डोमेन मिला है तो आप उसको यूट्राइन और एंड पे ओवेरियन मैस भी कह सकते हो। ओवेरियन मैस यूट्रस के साथ एडहेरेंट हो सकता है, जो कि आपको इस तरीके से फील हो रहा है। ओके, थैंक यू। ठीक है, वेलकम। मैडम जी मेरे वाला जी जो हुमा केस था उसमें जी, इनफर्टिलिटी की हिस्ट्री लेंगे अभी तो मतलब वो आपका 1.5 बिल्कुल ईयर है। अब 1.5 ईयर्स है, बट प्राइमरी इनफर्टिलिटी तो 1 ईयर के बाद आप उससे पूछ लोगे ना कि क्या क्या उसका सारा कुछ है। तो उसमें आप इफ़ शी हैज़ बीन ट्राइंग टू कंसीव फॉर एटलीस्ट मोर देन 1 ईयर, और तो वो सब फर्टिलिटी के उसमें तो आ जाती है ना। तो आप उसको उससे एटलीस्ट उसका एक वर्कअप वाला तो पूछ ही लोगे कि उसकी हिस्ट्री से रिलेटेड कि दे लिविंग टुगेदर एटसेट्रा वो सारा कुछ। क्योंकि शी मे बी हैविंग, अगर अगर वो इस वक्त आई है और आपको खैर अनरिमार्केबल तो लगा है, बट शी इज़ हैविंग इरेगुलर ब्लीडिंग, व्हाट इफ शी इज़ हैविंग सब मिकोजल और एंडोमेट्रियल मास विद सब फर्टिलिटी, तो यू हैव टू ट्रीट इट अकॉर्डिंगली ना। ठीक है, थैंक यू। यू वेलकम। जी, मैडम अस्सलाम वालेकुम। जी। अच्छा, मैंने कुछ दी थी, उसमें पेशेंट जो है वो 40 इयर्स की थी एंड वाज नली पेरिस एंड मैरिड फ्रॉम 2 इयर्स। और मैडम उनकी प्रेजेंटिंग कंप्लेन थी मैस एब्डोमेन, पेन एब्डोमेन, लोअर एब्डोमेन एंड irregular cycle from 1 year and heavy menstrual bleeding from 6 months। तो जब मैंने इनका स्कैन वगैरह किया, सारा कुछ देखा, तो मैडम इसमें जो है फाइब्रॉइड भी निकल आया और ओवेरियन मैस भी निकल आया, दोनों चीजें निकल आई। ठीक है, तो डुअल पैथोलॉजी हो गई ना, वो तो आप एग्जामिन करोगे। अगर आपको लगेगा डुअल पैथोलॉजी बहुत रिमार्केबली, अगर आपको लग रहा है कि ओवेरियन सिस्ट साथ में, तो फिर तो डुअल पैथोलॉजी है। लेकिन अगर आपको वो फाइब्रॉइड ही खाली लग रहा है और हिस्ट्री भी सिर्फ ब्लीडिंग से रिलेटेड है, तो नॉट नेसेसरी। फिर क्या ज़रूरत है आपको अलग से ओवेरियन बीडी में? आप कैसे, आपको कोई मतलब कैसे पता चलेगा कि वो ओवेरियन इन्वॉल्वमेंट है? तो तो मुझे आप परफेक्ट हो गया था। 12 वीक्स टू 14 वीक साइज उसकी यूट्रस थी, इनसेपरेबल फ्रॉम द यूट्रस मास। ठीक है। मैम मेरा क्वेश्चन ये है कि जब मैं इनकी प्रेजेंटिंग कंप्लेन सेट करूंगी तो मैं इसमें सब फर्टिलिटी को रखूंगी, क्योंकि मैडम पेशेंट सब फर्टिलिटी की कंप्लेन से नहीं आई। हाँ, but she's 40. But you see, she's 40 and she's nulliparous and she's married for 2 years. आप उसको रखोगे नहीं, लेकिन आप उससे एक दफ़ा पूछोगे ज़रूर बड़ा क्लियरली कि हैव यू बीन ट्राइंग फॉर प्रेगनेंसी फॉर द लास्ट 2 years, और वो कहेगी हाँ, तो ऑब्वियसली शी इज़ ट्राइंग फॉर 2 years, तो शी इज़ नाउ अ केस मे बी विद फाइब्रॉइड एंड सिस्ट एंड सब फर्टिलिटी। अदरवाइज अगर 40 years में यही पेशेंट बिल्कुल ही उसका कोई प्रेगनेंसी का प्लान नहीं है, व्हाट इफ उसके हस्बैंड की भी सेकंड मैरिज है और उसके बच्चे हैं पहले से, शी इज एब्सोल्युटली नॉट प्लानिंग, और वो एंडोमेट्रियोसिस के साथ है, यू कैन इवन गिव हर ऑप्शन ऑफ टीएलएच एंड बीएसओ, यू नो, हिस्टेरेक्टमी। लेकिन इफ शी इज ट्राइंग टू कंसीव, तो सिनेरियो बदल गया ना। इसी तरह जैसे हुमा वाला केस है, अगर सबम्यूकोजल मैस है एंड शी इज ट्राइंग टू कंसीव, तो उसके साथ हम उसका ट्यूबल स्टेटस, उसकी और चीज़ें भी साथ रूल आउट कर सकते हैं। उसका एटलीस्ट यूट्राइन एक पूरा मुआयना, साथ में ऑस्टिया का वो सारा हिस्ट्रोस्कोपिकली, सो द मैनेजमेंट रियली चेंजेस इफ द पेशेंट इज ऑफ सब फर्टिलिटी एज वेल। मैडम पेशेंट 11 ईयर से मैरिड थी और 40 11 years, हाँ। और 11 ईयर नली से पैरस साहब ने बोला। मेरी पेरिस बोली मैडम। और पेशेंट के हस्बैंड ने हाँ, 1 ईयर बैक सेकंड मैरिज कर ली थी और उसको बच्चों से कोई इशू नहीं था। और मैडम फाइब्रॉइड यूट्रस तो निकला। बस देन नो, if she's saying that she is not she doesn't have any wish to conceive, then she is not a case of subfertility। फिर बेशक वो मैरिड फॉर 11 years और सबफर्टिलिटी की हो, बट इफ अगर वो खुद अपने मुंह से कह रही है कि मुझे कोई प्रेगनेंसी का वो नहीं है आगे, देर आर मैनी पेशेंट्स, कई दफ़ा 30s अर्ली 30s वाली मरीज आती है और शी कम्स विद मे बी पेन लोअर एब्डोमेन और सो मेनी अदर थिंग्स, और आप उसे पूछते हो कि जी मैरिड फॉर 5 years हो, एंड शी सेज कि आई जस्ट डोंट रियली वांट टू डिस्कस अबाउट इट, आई एम नॉट थिंकिंग येट अबाउट प्रेगनेंसी। तो फिर ऑब्वियसली फिर हमें कोई ज़रूरत तो नहीं कि उसका हस्बैंड सीमेन एनालिसिस कराएं, उसका पता नहीं क्या क्या और कराएं। सो देन इफ शी herself is saying it's not a complaint, तो फिर उस चीज़ को बीच फिर एक आसान हो जाता है केस। थैंक यू मैडम।
वेलकम। लेकिन अगर एक दफ़ा पेशेंट की हिस्ट्री से आपको पता चल रहा है कि फॉर एग्जांपल शी इज़ मैरिड फॉर 2 years और मोर और 5 years और समथिंग और शी हैज़ नॉट बीन एबल टू कंसीव येट, तो आप एक दफ़ा उससे खुद पूछ लेते हो और फिर इफ़ शी सेज येस आई हैव बीन ट्राइंग टू कंसीव और नहीं हो रहा, तो फिर उसकी इन्वेस्टिगेशंस में और वो सारा कुछ फिर थोड़ा सा केस फ़र्क हो जाता है। बट अगर वो खुद अपने मुँह से कहे कि नहीं आई एम नॉट ट्राइंग टू कंसीव या मेरा ये इशू है ही नहीं, तो फिर आपने ज़रूर वो इशू बनाना है उसका। मैम फिर इसका मतलब प्रेजेंटिंग कंप्लेन में सब फर्टिलिटी रखने की जरूरत नहीं है? इसमें नहीं है, जिसमें हिस्ट्री HOPI में आपको पता चल जाता है कि शी इज ट्राइंग टू कंसीव एज वेल, उसमें फिर आप रखोगे। जी थैंक यू मैडम। ठीक है, वेलकम। और कोई एक दो क्वेश्चंस आए हैं चैट में। HMB 10 वीक साइज यूट्रस BMI 30 आर प्रोविजनल। 50 years HMB 10 वीक साइज यूट्रस BMI 30, बताओ डिफरेंशियल्स। नंबर 1 Doctor, BMI and उसका parity, it depends. BMI 30 उन्होंने कहा है, चलो पैरिटी पैरा 2 कर लो। After 10 weeks है, firm है, it can be submucosal fibroid, and it can be endometrial pathology like endometrial hyperplasia. देखो And 50 years की है, HMB है, 10 weeks है, रेगुलर यूट्रस है। If it is soft and if it is 10 weeks और regular है, तो it's better to go for adenomyosis first at this age group and then go for the fibroid. किसी ने पूछा CA एंडोमेट्रियम कब बोलना है? CA तो हम हमेशा वैसे भी एंड पे बोलते हैं, जब तक कि पेशेंट खुद ना अपने मुंह से कहे कि मुझे हिस्टोपैथोलॉजी पे CA बताया है, उसकी DNC की रिपोर्ट पे, या फिर कोई CA ओवरी का मरीज बैठा है जो कि बहुत ही एग्जामिनेशन हिस्ट्री पे आपको पता है कि वो CA का है, तो वरना CA तो हम जैसे सर्वाइकल भी हो या वो तो हम एंड पे बोलते हैं। इवन अगर और उसके अलावा एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया में बोल सकते हैं। So we always go from the commonest to the rarest thing. So commonest here is adenomyosis and fibroid and then endometrial hyperplasia. उसके अंदर आप ये भी कह सकते हो endometrial pathology में भी benign और malignant. तो benign के अंदर hyperplasia plus polyp cover हो जाता है and then malignant, and then even you can say some cervical pathology में भी benign और malignant. बिकॉज शी इज़ अ केस ऑफ ब्लीडिंग, तो हो सकता है कि वो उसके साथ प्रेजेंट की हो, तो सर्वाइकल मसला भी हो। सो व्हेनेवर देयर इज ब्लीडिंग देन इट्स बेटर टू टॉक अबाउट यूट्रस, एंडोमेट्रियम एंड देन सर्विक्स एज वेल। एट द एंड सर्विक्स का नंबर 1 तब चला जाएगा जब आपको एग्जामिनेशन पे सर्वाइकल लीजन मिल जाएगा। ठीक है ना मैडम? पोस्ट मेनोपॉजल में एडिनोमाइसिस कहेंगे? शीज़ नॉट पोस्ट मेनोपॉजल ना, ये वाली तो पोस्ट मेनोपॉजल नहीं है, लेकिन पोस्ट मेनोपॉजल के अंदर एडिनोमाइसिस से पहले तो फिर बिकॉज पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग के तो फिर और ज़्यादा दूसरे डायग्नोसिस ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं ना उसके अंदर। तो फिर आपका येस देन CA इज देयर, बट अगेन CA एंड पे आएगा वही जो एट्रोफिक वेजिनाइटिस और एंडोमेट्राइटिस एंड देन द एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा। पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग में तो सबसे पहले आ जाएगा ना हाइपरप्लेजिया एंड मैलिग्नेंसी। उसके अंदर एडिनोमाइसिस और फाइब्रॉइड तो नहीं हम कहेंगे ना। पोस्ट मेनोपॉजल में तो फाइब्रॉइड कुछ का मसला होना या एडिनोमाइसिस का बहुत कम चांस है, बिकॉज इट्स दीज आर मोर ऑफ ईस्ट्रोजेनिक रिलेटेड कंडीशंस। डॉक्टर, मुझे एक सवाल पूछना था कि आज मैंने पेशेंट देखा कि वो शी वाज 44 ईयर ओल्ड, पैरा 3+1 प्रीवियस 1 फॉलोड बाय 2 VBAC. शी प्रेजेंट विद द कंप्लेन ऑफ हेवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग सिंस 4 months. कोई पेन मेनोरेजिया के साथ डिस्मेनोरिया कोई कंप्लेन नहीं थी, और बाकी एब्डोमेन का फ्लैबी था, कोई मास पल्पेबल नहीं, और बायोमेट्रिक एग्जामिनेशन पे यूट्रस बिल्कुल बल्की था, फॉर्निसेस क्लियर थे। तो इसके अंदर मुझे दिमाग में एडिनोमाइसिस को रखूंगी, बाकी मैं यूट्रस साइज तो मैं नहीं असेस कर सकती बिकॉज बल्की था, या मैं उसको एडिनोमाइसिस बल्की था, यूट्रस वाज बल्की। तो साइज तो आपको पता चल ही गया ना। बल्की का क्या मतलब? साइज पता चला तो आप बल्की कह रहे हो ना। लेकिन मुझे एग्जैक्टली पता नहीं, बहुत फ्लैबी एब्डोमेन वाली, बहुत तो कौन फ्लैबी एब्डोमेन था फिर? इफ यू आर सेइंग दैट बल्की यूट्रस व्हिच मींस कि आपने यूट्रस को तो फील कर लिया, देन यू शुड बी एबल टू टेल द साइज एज वेल। Saying bulky uterus does not really mean that you have not been able to reach the uterus. ठीक है ना। अगर तो फ्लैबी एब्डोमेन था तो कहो कि साइज ऑफ यूट्रस कुड नॉट बी सेड बिकॉज ऑफ एब्डोमिनल डिस्टेंशन या बिकॉज ऑफ फ्लैबी एब्डोमेन। और लेकिन इफ यू आर सेइंग कि कोई भी फीचर आपने यूट्रस का बोल दिया तो इट मींस कि यू हैव बीन एबल टू रीच द यूट्रस, तो फिर साइज बताओ।
फिर वो इतना फ्लैपी एब्डोमेन था, मैं तो नहीं यूट्रस साइज असेस कर ठीक पा है, रही थी। ठीक फिर है, मैं कोई बात नहीं। एडिनोमायोसिस रखूं दिमाग में या एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया, दोनों को देखो, डीडी में रखूंगी? मैं एक बात बड़ा क्लियरली बताऊं, एक तो होती है नॉर्मल यूट्रस, जो कि हमें पता है कि 6 वीक साइज है, या मल्टीपैरस में हम 8 वीक्स को भी नॉर्मल कह देते हैं। उससे जरा सा भी बड़ा साइज होगा ना, जैसे अगर 10 वीक साइज है, देन यू हैव टू टॉक अबाउट ऑल द फीचर्स ऑफ यूट्रस विच इंक्लूड्स कंसिस्टेंसी एंड टेंडरनेस एंड ऑब्वियसली बॉर्डर्स एंड सरफेस, कि वो रेगुलर बॉर्डर है, स्मूथ सरफेस है, फर्म इन कंसिस्टेंसी है या सॉफ्ट इन कंसिस्टेंसी है, या फिर वो टेंडर है कि नहीं। ये सारी चीज़ें मिलकर डीडी बनता है। सिर्फ साइज ऑफ यूट्रस पे तो कोई डीडी नहीं बनता। अगर तो वो 10 वीक साइज है और वो सॉफ्ट इन कंसिस्टेंसी है और वो टेंडर है, तो इट्स गोइंग मोर टुवर्ड्स एडिनोमायोसिस। अगर वो 10 वीक साइज है बट इट इज़ इरेगुलर विद फर्म कंसिस्टेंसी एंड इट्स नॉट टेंडर, इट्स गोइंग मोर टुवर्ड्स फाइब्रॉइड. If it is 10 week size, smooth surface, smooth border, but firm in consistency and not soft and non-tender, even then it's going more towards fibroid or hyperplasia or maybe endometrial pathology. So it's not just one thing which is size; it is all the things. Again, ये सारे examination के features in correlation with the history, presenting complaint, ये सब मिलके आपका DD बनाते हैं, ठीक है ना? हीरो तो यू जस्ट डोंट, अब अगेन जैसे अगर अभी डॉक्टर सारा के केस में, बिकॉज पेशेंट वाज obese, at times you do get patients who are very obese and you're not able to reach the pelvic viscera at times, fornices तक का फील करना मुश्किल हो जाता है फुलनेस है कि नहीं, एंड देन यू आर नॉट एबल टू रीच द यूट्रस, तो कोई परेशानी की बात नहीं। फिर आप अपनी हिस्ट्री के ऊपर अपना डीडी बनाओगे, फिर आप उनसे लेटर ऑन अल्ट्रासाउंड पे आपको बता देंगे, बट हिस्ट्री के ऊपर जितने भी रिस्क फैक्टर्स हैं उसके अकॉर्डिंगली यू शुड बी एबल टू मेक योर डीडी। ओके डॉक्टर, मतलब उसमें ना फिर मैं स्कैन में आया तो 0.9 mm थी थिकनेस, ठीक है। थिकनेस। तो तो ये फिर वो 44 इयर्स की है ना? 44 इयर्स की है जी, कोई कोमॉर्बिड नहीं है इसके, नो हाइपरटेंशन और डायबिटीज। तो फिर मैं इसके अंदर सबसे पहले एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया का रखूंगी। हाइपरटेंशन किस चीज के लिए रिस्क फैक्टर है? हाइपरटेंशन डायबिटीज रिस्क फैक्टर फॉर एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया? हाइपरटेंशन तो नहीं है रिस्क फैक्टर उसका, नहीं है। डायबिटीज है ना रिस्क फैक्टर, डायबिटीज, ओपेसिटी, नलीपैरिटी, पीसीओ वाली सारी जो होते हैं इनफ्रीक्वेंट पीरियड्स। डॉक्टर सॉरी, हाँ तो डायबिटीज है। you have to be very very specific about what you are saying. रिस्क फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अब ये पे मतलब इस तरह नहीं, तो आपने उसके अकॉर्डिंगली सारी बात करनी है। एंड इफ़ यू आर नॉट एबल टू रीच द यूट्रस एंड शी इज़ 44 years of एज एंड अभी आपको अल्ट्रासाउंड फाइंडिंग तो कोई बताएगा ही नहीं कि आप उसकी एंडोमेट्रियल थिकनेस की बात करो या हाइपरप्लेजिया की, तो आपने तो उसका फिर अपनी हिस्ट्री के मुताबिक डीडी बनाना है। ओके, तो अब इसमें कोई पेन भी नहीं है तो फिर मैं एडिनोमायोसिस की तरफ नहीं जाऊं, फिर ये कोई पेन मैं नहीं, डिस्मेनोरिया भी नहीं है उसको, ओनली मेनोरेजिया ही है, ठीक है। फिर इट विल नॉट गो टुवर्ड्स एडिनो। हाँ ठीक है, आप इसका फाइब्रोइड यूट्रस कह सकते हो, बिकॉज यू आर नॉट एबल टू रीच द यूट्रस, आप फाइब्रोइड यूट्रस कह सकते हो, आप कह सकते हो, बट शी इज मल्टीपैरस एंड 44 एंड यू आर नॉट एबल टू रीच द यूट्रस, मे बी शी इज हैविंग एडिनोमायोसिस एज वेल, और साथ में आप उसका एंडोमेट्रियल पैथोलॉजी और सर्वाइकल कह सकते हो, बिकॉज यू डोंट हैव द पैप स्मेयर रिपोर्ट। लेकिन अगर आप यूट्रस तक पहुंच जाओ, कोशिश यही होनी चाहिए कि एग्जामिनेशन हो जाए, वरना आपका बड़ा बुरा हाल भी हो सकता है, because once you have done the examination, it's the diagnosis you are able to reach, it's your management as well, you know which surgery you are going to do, which incision you are going to do. जब आप पेशेंट एग्जामिन करते हो, even in exam, and you find that the uterus is for example 12 weeks or any week size, किसी भी कितना भी बड़ा मैस हो या कुछ भी हो, वो सिर्फ आप एग्जामिन उसको नहीं कर रहे होते, आप उसके डीडी अब आना चाहिए उसी वक्त बनाना, उसी वक्त जहन में हो कि if what am I going to do with this mass, if I'm going to do the surgery, which type of incision I'm going to do, because even type of incision depends on many things, which depend on the mobility of the mass, कि वो कितना मोबाइल है साइड टू साइड। कई दफ़ा होता है कि 20 week साइज है बट इट्स सो मोबाइल एंड लेटर ऑन यू फाइंड आउट दैट सबसे रोजल कि आप उसको इवन छोटे से फेनेस्ट्रियल इंसिजन से भी निकाल लेते हो, और सिमिलरली इवन 12 week साइजेस एट टाइम सो एडहेरेंट दैट यू नीड टू डू द मिड लाइन इंसिजन। तो ये सारा कुछ आपकी एग्जामिनेशन पे बहुत कुछ डिपेंड मुझे बात समझ नहीं आती कि एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया वाली जो पेशेंट होगी तो उसमें यूट्रस का साइज मुझे कहाँ तक मिलेगा? नॉट नेसेसरीली, इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट ना तो कहीं लिखा है ना कुछ है। हाँ ये ज़रूर है कि एडिनोमायोसिस इज़ वेरी रेयरली सीन बियॉन्ड मे बी 12 weeks,
या 14 भी बहुत रेयर हो जाता है. So, but there is no hard and fast thing like this. And again, बार-बार बता रही हूँ, it's not just the size of uterus which is going to tell you the diagnosis. It is all the features of your examination, like its surface, consistency, tenderness, and again correlation with the history findings ना आपकी presenting complaint और सब चीजों से relate लेकिन ये तो करके. बहुत मिडिल में ही है ना कि देखिए ना, शी इज पैरा 3 है, देन सेकेंडली शी इज 44 इयर्स ओल्ड, तो फिर ये दोनों में डाउट है ना, लाइक डिफरेंशियल बनाना मुश्किल हो रहा है. तो एडिनो भी है. डीडी जो होता है इट्स अ लिस्ट ऑफ डायग्नोसिस ना. Yeah. डीडी इज नॉट जस्ट वन डायग्नोसिस. डेफिनेटिव जो डायग्नोसिस है वो तो आपका एक है, लेकिन डीडी डिफरेंशियल डायग्नोसिस इज नॉट जस्ट वन डायग्नोसिस. यू हैव टू गिव एटलीस्ट 3. आप लेकिन आप नंबर 1 पे वो बोलते हो जो आपके ख्याल से सबसे ज्यादा चांस है होने का, और फिर नंबर 2, नंबर 3 और आगे आगे. ठीक है ना? Yes, doctor. Okay, thank you so much. You're welcome. और कोई डायग्नोसिस में क्वेश्चन? ऑप्स का जो डायग्नोसिस है आई थिंक वो तो इतना मुश्किल नहीं होता, बिकॉज यू नीड टू नो अबाउट के उसकी जेस्टेशनल एज क्या है. यू शुड नो एग्जैक्टली एनीमिया है, IUGR है, वो आपकी अगेन एग्जामिनेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द डायग्नोसिस. एंड अगर डायग्नोसिस बनेगा तो आगे वाइवा होगा ना. सो योर एग्जामिनेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. यू शुड नो बी नोइंग एग्जैक्टली कि आपका जो है वो कैसे कहते हैं आपके उसकी फंडल हाइट कितनी है और वो सारा कुछ ना. सो IUGR, डिक्रीज लाइकर एंड ट्विन्स एंड उस सब के लिए एग्जामिनेशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस हैं वो बल्कि आप लोग लिख भी लेना, उसके एग्जामिनेशंस नेक्स्ट टाइम डिस्कस कर लेंगे, जैसे ट्विन का, प्रोलैप्स का, एंड देन डिक्रीज लाइकर का, एंड और कौन से और गायनी के तो हमने काफ़ी आई थिंक डिस्कस कर ही लिए हैं. सो कि ये बोलने किस तरह से, कि ट्विन का किस तरह बोलना है, प्रोलैप्स का किस तरह बोलना है एग्जामिनेशन, तो ये सारा कुछ ना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है. ठीक है, तो ये आपने करना है. ऑलराइट. सो अब नेक्स्ट ये हमने करना है कि इन्वेस्टिगेशंस कर लें. ठीक है, इन्वेस्टिगेशंस कर जी. डॉक्टर क्वेश्चन डॉक्टर, करा ये हम PID जी पूछें. मैं बोलूं? पूछें जी. आप पूछ लें डॉक्टर साहब. डॉक्टर, ये PID में जो है वो हम बहुत ज्यादा अक्सर जो है कंफ्यूज भी हो जाते हैं और PID तक जाना भी नहीं चाहते. तो डॉक्टर रुबा, इसमें हमने किन केसेस में, अब जैसे कोई ये irregular आपने बड़ा अच्छा bleeding हो, क्वेश्चन किया. vaginal बिल्कुल discharge ठीक हो, है. lower abdominal pain हो ना हो, हम देखो मेरी PID को बात कहाँ सुनो. रखें? और गुड, ये वाकई बड़ा अच्छा क्वेश्चन है. देखो मेरी बात सुनो, PID जो है ना वाकई एक बड़ी वीक सी टर्म है. PID इज एक्चुअली, दिस इज द डायग्नोसिस व्हिच कैन नॉट बी एक्चुअली मेड ओनली ऑन हिस्ट्री एंड एग्जामिनेशन. एक्चुअली PID कई दफ़ा डायग्नोज होता है लेप्रोस्कोपी के ऊपर, जिसमें आपको फ्लिमजी एडिशंस मिल जाती हैं लिवर के पास या इधर उधर. एंड PID इज ऑलवेज अपर जेनिटल ट्रैक्ट इन्फेक्शन. जो वजाइनल डिस्चार्ज होता है वो लोअर ट्रैक्ट से होता है, वो तो हम उसी वक्त स्वैब भी ले लेते हैं. बट देन अगेन इफ़ यू रियली फील लाइक कि सर्विक्स में से आ रहा है डिस्चार्ज एंड यू थिंक दैट ये STD वाला है, देन यू नीड टू टेक अदर स्वैब्स व्हिच इंक्लूड सर्वाइकल स्वैब एंड दैट इंक्लूड्स रेक्टल, ये एनोरेक्टल स्वैब, एंड देन इवन थ्रोट का स्वैब. वो सारा तो STD से रिलेटेड हो जाता है. बट देन ये जो आपका है PID वाला, उसके अंदर ये होता है कि yes, patient may present with the vague symptoms like chronic pelvic pain, at times of fertility, at times irregular bleeding with the chronic pelvic pain, and then she presents with the chronic discharge off and on, और या फिर डिस्परूनिया बहुत severe, या फीवर एट टाइम्स, तो उसके साथ वो प्रेजेंट करेगी. बट व्हेन यू डू एग्जामिनेशन देन डेफिनेटली, अब ये वो चीज़ें हैं जो एक्चुअली एंडोमेट्रियोसिस के साथ भी ओवरलैप कर रहे हैं. आपका प्रेजेंटिंग कंप्लेंट के जो फीचर्स हैं ये आपके ओवरलैप कर रहे हैं मे बी ओवेरियन मास के साथ भी, एडेनोक्सिल किसी भी पैथोलॉजी या इन सब चीज़ों के साथ. बट व्हेन यू एग्जामिन द पेशेंट यू फाइंड टेंडरनेस. ठीक है ना, PID में भी मिलेगी टेंडरनेस आपको, उसमें भी मिलेगी, एंडोमेट्रियोसिस में भी मिलेगी टेंडरनेस. सो दीज आर फ्यू DDs विच आर ओवरलैपिंग ईच अदर. ऑन अल्ट्रासाउंड यस, एंडोमेट्रियोसिस में यू विल फाइंड आउट सिस्ट, लेकिन एक इन्वेस्टिगेशन में PID में कई दफ़ा आपको एक एग्जामिनर हिंट के तौर पे भी दे देता है, बिकॉज व्हेन द एग्जामिनेशन इज रिमार्केबली टेंडर बट नॉर्मल, that there is no fullness and uterus is of normal size but tender, और बहुत टेंडर किस्म का एग्जामिनेशन है तो TLC बहुत हाई दे देते हैं, तो उसमें थोड़ा सा आपका सस्पिशन हो जाता है. अदरवाइज इट्स ऑलवेज बेटर टू मूव अराउंड एंडोमेट्रियोसिस एंड अदर DDs, एंड
and take PID the last option, because उसके अंदर फिर ये होता है कि आपका ना वही बात है, नंबर 1 पे PID कह देना बहुत अजीब सी बात हो जाती है। लेकिन अगर आपको बहुत ही स्पेसिफिकली मिल रहा है एंड यू डोंट रियली थिंक दैट शी इज हैविंग एंडोमेट्रियोसिस, लेकिन क्योंकि अल्ट्रासाउंड तो उस वक्त तक भी नहीं मिला होता, तो फिर आप कह सकते हो। बट देर आर फ्यू DDs जो बिल्कुल ओवरलैप करते हैं, और इवन कई दफ़ा प्रैक्टिकली भी आप जब कई दफ़ा लेप्रोस्कोपी करो या आप देखो तो आप हैरान होते हो कि वो PID का पेशेंट होता है और आप यू हैव स्टार्टेड ऑफ विद एंडोमेट्रियोसिस। इवन स्कैन पे कई दफ़ा उस तरह की पिक्चर आ जाती है। देन अगेन PID और TB बहुत ओवरलैप करता है। ट्यूबरक्लोसिस में भी कई दफ़ा इतने वेग से सिम्टम्स होते हैं, लाइक नॉट नेसेसरली कि पेशेंट आपको pelvic tuberculosis में many times like 11 to 20% chance है कि patient presents with no symptom actually, but then she is a case of pelvic tuberculosis जो आपको एकदम से लेप्रोस्कोपी पे मिल रहा होता है। But then again there may be weight loss, there may be T tuberculosis in the first degree relative or more or less same findings as PID। तो उसके अंदर फिर अगर आपको शक हो तो फिर आप मॉन्टोस टेस्ट और वो इम्यूनोएसे वाला टेस्ट करा लेते हो। तो ये these are few, and then yes, tuberculosis can even overlap with CO ovary. CO ovary or tuberculosis can overlap. Patient may be having ascites, she may be having ovarian complex ovarian cyst, her CA 1 to 5 may be very very high because of ascites, but she may be a case of tuberculosis। So उसके अंदर फिर आपने रूल आउट करना होता है उसकी फर्स्ट डिग्री रिलेटिव की, और उस अगर तो मैसिव एसाइटिस है तो उसी तरह हम टैप करके अराउंड 1 लीटर ले लेते हैं, या तो उसके हमें मेलिग्नेंसी का पता लग जाता है या ट्यूबरक्लोसिस का पता चल जाता है। इफ ट्यूबरक्लोसिस पता चल जाता है तो यार जाहिर बात है हम उसे मेडिसिन में फिर रेफर कर देते हैं फॉर ATT। सो दीज आर फ्यू वेरी कंफ्यूजिंग DDs। इसके अंदर अगर आपका गलत भी हो जाए ना बहुत ज़्यादा, तो उसमें कोई इतनी परेशानी की बात नहीं होती, बिकॉज वो प्रैक्टिकली भी कंफ्यूजिंग होता है। उसके अंदर फिर यही होता है कि obviously at times you can even say this कि it's a difficult situation at times, क्योंकि आप ये देखो जिस तरह मैं बता रही हूँ कि CA ओवरी वाली पिक्चर, बट नॉट नेसेसरली अब हर CA ओवरी को आप वो बनाना शुरू कर दो, लेकिन आप अगर उसकी फर्स्ट डिग्री रिलेटिव में या पेशेंट की अपनी पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस डायग्नोस केस ऑफ पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस की हिस्ट्री है, तो यू शुड थिंक अबाउट ट्यूबरक्लोसिस एज वेल इन सच पेशेंट। सो आप कभी खुद भी नोट करना है कि TB और CA ओवरी के सिम्टम्स बड़े ओवरलैप कर जाते हैं। तो डॉक्टर अगर irregular vaginal bleeding, lower abdominal pain and vaginal discharge patient को हो, तो देन हम अपनी डिफरेंशियल कैसे सेट करें? देखो ना, इरेगुलर ब्लीडिंग है, लोअर एब्डोमिनल पेन है, तो आपका सबसे पहले क्या आएगा, सब म्यूकोजल पैथोलॉजी आएगी ना। इट कैन नॉट बी PID अगेन। देखो जिस तरह मैं कह रही हूँ कि टेक इट एज अ रेयर थिंग, जिस तरह ग्रैनुलोसा सेल ट्यूमर नहीं बोलना, और बोलना है तो एंड पे जाकर बोलना है, जिसमें आपको ओवेरियन मैस और एंडोमेट्रियल मिल रही है पैथोलॉजी, तो आपने कहना है डुअल पैथोलॉजी, एंडोमेट्रियल अलग है और उसको ओवरी की अलग है, और एंड पे DD बोलना है कि मे बी एस्ट्रोजन रिलीजिंग ट्यूमर। इसी तरह PID, अगर पेन लोअर एब्डोमेन है एंड शी इज हैविंग इरेगुलर ब्लीडिंग, तो मे बी सब म्यूकोजल फाइब्रॉइड पॉलिप और मे बी एंडोमेट्रियल पॉलिप में भी देर, वो एक्सपेल करने की कोशिश कर रही है, जिसकी वजह से पेन और इरेगुलर ब्लीडिंग है। So it's always say simpler and common things. Don't go into the rare and the confusing things. If her TLC is absolutely normal, maybe yes, end पे आप कह सकते हो कि she may even be having PID because इसका tender examination था, या उसका आपने TLC मुझे ज़्यादा दे दिया या वो, लेकिन again it should come as the last option. Okay, doctor, thank you so much. ठीक है, वेलकम। डॉक्टर अरूबा, मैंने एक पेशेंट देखी थी प्राइमरी एमेनोरिया की। उसमें सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक जो थे वो प्रेजेंट थे और उसको और कोई मसला नहीं था, बस साइक्लिक एब्डोमिनल पेन की वो कंप्लेन कर रही थी, लेकिन कोई मूड स्विंग्स और ये ब्रेस्ट टेंडरनेस वाली हिस्ट्री नहीं थी, कोई फीलिंग ऑफ लंप नहीं था 6 मंथ से। अच्छा, जब मैंने वैसे तो मैंने इसकी DD में फिर मैंने इन्वेस्टिगेशन जब देखी तो उसमें से FSH LH जो है वो रेस था, और जो इन्होंने स्कैन दिया हुआ था उसमें इन्फेंटाइल यूट्रस दिया हुआ था, और एक ओवरी ऑब्सक्योर थी ड्यू टू द गैसेस, 1 ओवरी जो है उन्होंने नॉर्मल साइज दी हुई थी। तो मैम इसकी DD फिर क्या होगी? मुझे तो जैसे लगा कि FSH LH इसका बढ़ा हुआ है, तो ये MRKH की तरफ तो नहीं जाएगी, ये मुझे टर्नर मोज़ेक की तरफ जाएगी, ये क्या जाएगी? मैं इसमें कंफ्यूज हो रही हूँ। देखो मेरी बात अब सुनो, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स भी हैं, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स है ना, तो मे बी टर्नर वाला आप कह रहे हो। अच्छा, द थिंग इज देखो, ठीक, ये जो प्राइमरी एमेनोरिया है, प्राइमरी एमेनोरिया के लिए आपने सबसे पहले क्या देखना है, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स है। मोस्टली केस किस चीज़ का आएगा, अगर आपने जब पेशेंट को एग्जामिन किया है एंड यू फाइंड आउट दैट देयर इज ब्लूइश बल्जिंग मेम्ब्रेन,
तो वो तो वही डायग्नोसिस बन गया इम्परफोरेट हाइमन। ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप उसे कंफ्यूज भी कर रहे हो तो उसको मे बी विजाइनल सेप्टम से कंफ्यूज कर रहे हो, बट इफ देयर इज अ बल्जिंग मेम्ब्रेन तो आप वही डायग्नोस कर देते हो। एट टाइम्स इवन उसमें ये भी कहते हैं कि यू डोंट रियली नीड टू गेट हर other tests like FSH, LH, and all these estrogen and all, because you are seeing a blue bulging membrane and you know it's what's the cause of a primary amenorrhea. अब जो आपने कहा जाहिर बात है उसका आपने एग्जामिन किया होगा, उसके अंदर बल्जिंग मेम्ब्रेन नहीं होगा जिसकी वजह से डीडी आगे कंफ्यूजिंग हो गया। FSH अगर बहुत आया है तो जाहिर सी बात है इट्स गोइंग मोर टुवर्ड्स द प्राइमरी ओवेरियन फेलियर एक्चुअली, जिसकी वजह से आपका टर्नर की तरफ ज़्यादा जा रहा है, स्पेशली इफ इट इज अगर इसके अंदर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स प्रेजेंट है। कंसिडरिंग इन्फेंटाइल यूट्रस, एक अल्ट्रासाउंड पे खाली इन्फेंटाइल यूट्रस का ही मिल जाना जो है वो इट इज़ नॉट अ डायग्नोस्टिक फॉर एमआरकेज। वैसे एग्जाम में सबसे ज़्यादा इम्परफेक्ट हाइमन आता है और एमआरकेज सिंड्रोम आता है, और इसके अलावा कुछ आ जाना बहुत ही रेयर बात है। आपका वाले केस में अगर FSH बहुत आया जो सिनेरिया बता रहे हो इट्स गोइंग मोर टुवर्ड्स टर्नर। थैंक यू सो मच। यस, एंड देन ऑफिस से फिर आगे टर्नर का तो वो कैरियोटाइपिंग और वो सारा तो हम वैसे भी करा जी, लेंगे ना उसके अंदर, ठीक है। और आई थिंक डीडी में और क्या क्या हमारा कुछ और डिफरेंशियल में है तो बता दें जी। डॉक्टर अरुबा, मेरा मेरा एग्जाम में केस था, मैं जरा आपसे थोड़ा वो डिस्कस करना चाह रही हूँ। 70 years old patient थी with a short history of mass in abdomen along with the abdominal distension. Just 1.5 month की just उसकी हिस्ट्री थी। She was very tender. जब से मैंने सुपरफिशियल पल्पेशन स्टार्ट की तो शी मींस वेरी टेंडर। पेशेंट ने बस बिल्कुल टच भी नहीं करने दिया। बस जैसे जैसे मैंने एक इसका जो अप टू अम्ब्लाइकस था अबाउट उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक वगैरह उसको पैल्पेट नहीं कर सकी डॉक्टर अरुबा, क्योंकि पेशेंट वो बहुत ही टेंडर थी। ठीक है जी, और बाय मैनुअल में ये सर्विक्स स्पेकुलम एग्जामिनेशन किया तो सर्विक्स बिल्कुल हेल्दी था, पैप्समेयर वगैरह सब कुछ हो गया। तो बाय मैनुअल मैंने जेंटली किया तो यूट्रन साइज तो असेस नहीं कर सकी। ऑल ओवर द फुलनेस वही मैंने एग्जामिनेशन में बताया। तो एक्चुअली वो पॉजिटिव फाइंडिंग्स पीए की कंटिन्यूसली जो एग्जामिनर थी वो यही मुझसे पूछ रही थी। हालांकि उन्होंने खुद ही ने मुझे कहा था कि मींस होल्ड कर दिया था कि पेशेंट वाज मींस बहुत टेंडर है तो आप इसकी फर्दर जो है पल्पेशन या वाटर असाइटिस के लिए उसे असेस नहीं करो परकशन वगैरह। लेकिन जब मैंने उनकी कहा कि हाउ विल यू मैनेज, तो मैनेजमेंट से पहले मैंने अल्ट्रासाउंड फाइंडिंग पूछी थी उनसे। तो अल्ट्रासाउंड में उन्होंने कहा था कि ओवरियन मैस है कॉम्प्लेक्स, और तो मैंने फर्दर CA 125 मांगा। CA 125 में 600 दिया। कितना दिया? डिफरेंशियल 600 मैम। ठीक है 100 मैम। तो उसकी फिर उन्होंने कहा था योर डिफरेंशियल डायग्नोसिस, तो मैंने वही है मैलिग्नेंट एपिथेलियल ओवरियन मैस प्रॉपर रखा। और सेकंड पे मैं खुद भी GIT मैस और दी यूट्राइन पैथोलॉजी की फिर थी। हालांकि रिस्क मैलिग्नेंसी इंडेक्स भी 54 था, 100 ही बन रहा था। उस हिसाब से मैनेजमेंट पर आखिर तक गई है, इन सब उसकी सर्जरी कीमोथेरेपी वाटर सब कुछ। पर मुझे उसकी DD में कंफ्यूजन थी क्योंकि आपने यूट्राइन क्यों बोला जब CA 125 इतना ज्यादा दे दिया उन्होंने, और उन्होंने जब आपको अल्ट्रासाउंड फाइंडिंग ही दे दी, तो व्हाई वर यू टॉकिंग अबाउट द यूट्राइन मैस? पर मैंने तो उसे गायनेकोलॉजिकल नॉन गायनेकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से डिवाइड करके मीन सब डिफरेंशियल ऐसे नहीं, आपने ऐसे थोड़ी सारा कर देना। ना 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 नो 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 नो, इस तरह से थोड़ी कर देना है। देखो मेरी बात सुनो, एज है 70 इयर्स, पोस्ट मीनोपॉजल है वो। अगर तो आपको उन्होंने इन्वेस्टिगेशंस में, बिकॉज आपके जो DD की का वाइवा स्टार्ट होता है उससे पहले इन्वेस्टिगेशंस हो चुकी होती हैं। कई दफ़ा CA ओवरी का इस तरह का अगर कोई केस हो तो उसमें वो आपको CA 125 दे देते हैं। एंड इफ यू नो दैट CA 125 इज सो हाई एंड शी इज प्रेजेंटेड विद अ mass abdominal distension and look at her age as well, तो शी इज मोर अ केस ऑफ CA ओवरी। फिर यूट्राइन क्यों आप कह रहे हो? यूट्राइन के अंदर उसका CA 125 क्यों इतना ज़्यादा होगा? और फिर उन्होंने तो अल्ट्रासाउंड फाइंडिंग दे दी कि एडिनेक्सल कॉम्प्लेक्स ओवेरियन मैस है, तो फिर आप इसको जस्टिफाई नहीं कर सकते यूट्राइन को। और बल्कि और भी बेहतर होता कि अगर आप कह देते कि कॉम्प्लिकेशन ऑफ ओवेरियन मैस विच इज मैलिग्नेंसी इंडीड, बट देन अगेन इट मे बी torsion or it may be so bad adhesions or anything because something is really causing pain, जो कि even infection भी हो सकती है। So pain इतनी ज़्यादा tenderness और उसको लेके भी तो अपने साथ में चलना होता है ना।
तो नॉट नेसेसरीली कि आप उसको करो कि फिर आपने हर चीज़ ही कवर करनी है। फिर गट वाला, आई डोंट नो इफ़ यू रियली नो एनी गट ट्यूमर्स जिसमें CA125 स्पेसिफिकली ज़्यादा है तो ठीक है, बट देन यू कैन डेफिनेटली से कि शी इज़ अ केस ऑफ सी ओवरी, बिकॉज आप उसमें तो आपको स्कैन ही दे दिया। तो उसमें इवन कई दफ़ा हो जाता है कि वो आपको इतना ज़्यादा CA125 दे देते हैं कि यू डोंट रियली नीड टू टॉक मच अबाउट एनीथिंग एल्स। हाँ, इसके अंदर आप ये ज़रूर कह सकते हो कि C600 इसका CA125 है, एंड इफ देयर इज अ कॉम्प्लेक्स ओवेरियन सिस्ट तो नंबर 2 पे मे बी ट्यूबरकुलोसिस, बट यस नंबर 1 पे मैलिग्नेंट ओवेरियन मास है। तो ये कुछ चीज़ें आप कर सकते हो, बट यूट्राइन का कोरिलेशन बन ही नहीं रहा आपके एग्जामिनेशन और उससे, आपकी हिस्ट्री और इन्वेस्टिगेशन से। तो यू नीड टू बी वेरी वेरी स्पेसिफिक कि आपने यूट्राइन और सर्वाइकल DD लेके चलना है या आपने ओवेरियन DD लेके चलना है। तो मैम इसमें हम बस जस्ट ये कि गायनेकोलॉजी का नॉन गायनेकोलॉजी में जस्ट हम ओवरियन मैस ही कर सकते, कुड बी बिनाइन और द मैलिग्नेंट, और नॉन गायनेकोलॉजी में फिर GIT वो मोस्ट सारा कुछ प्रॉब्ली ऐसे मैलिग्नेंट, डिफरेंस बिकॉज इसमें तो आप रिस्क ऑफ मैलिग्नेंसी इंडेक्स निकाल चुके हो ना, तो मैम। इट्स मोर, यस, देन व्हाई बिनाइन। मैम इसकी CA 125 जो ने 600 इंटरनेशनल यूनिट दिया था, तो हमें अदर ट्यूमर मार्क्स मीन्स बार पर मांगने चाहिए थे कि नहीं? ये अच्छा क्योंकि वो सवाल है, ये अच्छा क्योंकि सवाल ना है, काफी हमने डिस्कस किया था, तो कुछ ये ये अच्छा बोल सवाल है। जो ये बात है, देखो मेरी बात सुनो, वैसे तो ऑल ट्यूमर कैन अकर एट एनी एज, लेकिन नॉर्मली ये होता है कि हम 20 साल से 60 इयर्स तक जो है वो सारे मांग लेते हैं। 20 साल से कम में हम CA125 के अलावा बाकी सारे मांग लेते हैं, और 60 से ऊपर हम खाली CA125। इसके अंदर आप सारे भी मांग सकते थे, लेकिन जब उन्होंने CA125 ज़्यादा दे दिए तो फिर और 70 इयर्स में और सारे ट्यूमर मार्कर्स मांगने के, व्हेन दे हैव गिवन यू CA125 देन यू डोंट रियली नीड टू, वो फिर खर्चा बढ़ाने वाली बात है। आप CT करो और मैनेज करो मरीज को। मैम इज देयर एनी रोल ऑफ MRI? MRI का रोल कहाँ पर होते हैं ओवरी में, ये मुझे बताओ। कि मैम उसका जो CT स्कैन विद कंट्रास्ट उसका पेशेंट का मीन्स हुआ था, उसकी बिल्कुल ठीक है, रिपोर्ट देखो हम और करते क्या है, जब जी हाँ। अभी हमने आज इन्वेस्टिगेशन ही डिस्कस की, वो चाहे इन्वेस्टिगेशन और एग्जामिनेशन जो हमारे थोड़े बहुत मैंने बताए हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। अभी हम डायग्नोसिस की बड़ी अच्छी डिस्कशन हो रही है। अच्छा, द थिंग इज कि जो ओवरी है ना, उसके अंदर अब ये एडिनेक्सल कॉम्प्लेक्स एडिनेक्सल मास है जो कि CA है प्रॉब्ली, तो यू आर एक्सपेक्टिंग CA है, वो तो हिस्टोपैथोलॉजी में पता चलेगा, बट नाउ वी नो इफ इट इज CA देन वी नीड टू बी फुली प्रिपेयर्ड बिफोर वी टेक हर टू दिस टू सेक्शन, टू क्या कहते हैं, थिएटर। अब उसके लिए आपने क्या करना है, उसके लिए यू नीड टू नो एग्जैक्टली कि स्प्रेड ऑफ डिजीज़ क्या है, एक्सटेंट ऑफ डिजीज़ क्या है, उसका प्रोबेबल प्रोग्नोसिस क्या हो सकता है, ताकि आपको खुद भी पता हो कि इफ़ यू आर टेकिंग पेशेंट टू ऑपरेशन थिएटर यू शुड बी नोइंग एटलीस्ट कि व्हाट आर यू गोइंग टू डू विद हर, कि उसका स्प्रेड कितना है। उसके लिए हम कराते हैं CT, ताकि हम उसका स्प्रेड देखें, एक्सटेंट देखें, ताकि हम खुद भी प्रिपेयर्ड हों और उसके अटेंडेंट्स को भी प्रिपेयर किया हो। अगर तो हमें लगता है कि वो एक्सटेंट इतना है कि इसकी डीबल्किंग या पूरी स्टेजिंग हो सकती है विद क्लियरेंस, तो ठीक है, इफ़ नॉट तो फिर हम उनको काउंसिल कर देते हैं कि फिर ज्वाइंट कीमो कराएं या क्या करें। And if you think that maybe gut gets involved during surgery, or maybe bladder gets involved, maybe ureter gets involved, तो probable आपको क्या क्या साथ रखने हैं और किस हद तक की सर्जरी है। So for that we get the CT scan. Now what's the role of MRI? ओवरी में अगर आप अल्ट्रासाउंड या TVS कराओ जिसके अंदर ओवरी के एडिनेक्सल या ओवेरियन मास के फीचर्स आपको क्लियर नहीं हो रहे, यानी कि आपको बिनाइन या मैलिग्नेंट फीचर्स क्लियर नहीं हो रहे, तो उस सिस्ट के फीचर्स को देखने के लिए आप MRI करा सकते हो। अदरवाइज CA ओवरी का स्प्रेड और सारा कुछ देखने के लिए CT। However, features of ovarian mass, if you cannot really rule out on ultrasound or TVS, then you can get an MRI done to see the features of ovary. So in short, इस केस के अंदर MRI की ज़रूरत नहीं है। Get the tumor marker CA125 done. They have given you more than normal. If they are not giving any tumor marker, like आपने मांगा CA125 और उन्होंने कहा we will discuss later, then you can ask for other tumor markers as well, just to be on the safe side. और फिर आप उसको फिर CT स्कैन कराएंगे एंड देन वी विल गो अहेड। थैंक यू मैम। ठीक है, वेलकम। डॉक्टर रूबा, एक केस मैंने भी डिस्कस करना था। हाँ जी।
मैडम मेरी पेशेंट जो थी वो 27 इयर्स की थी, प्रीवियस पैरा 3 विद प्रीवियस 3 सिजेरियन सेक्शंस थे पेशेंट के। अब पेशेंट को कंप्लेंट थी irregular vaginal bleeding और फॉर 6 months और डिस्मिनोरिया और डिस्पेरोनिया था, उसकी टिपिकल एंडोमेट्रियोसिस वाला डिस्मेनोरिया था। तो पेल्विक पे मुझे जो उसके एक तो पीएस पे मुझे थोड़ा उसका डिस्चार्ज मिला, लेकिन वो वेजिनोसिस जैसा डिस्चार्ज था। और पेशेंट की पेल्विक पे जो है वो यूट्रस मुझे 12 वीक साइज मिली और मुझे फोर्निसिस में फुलनेस थी मिली। तो मैंने अपने डिफरेंशियल डायग्नोसिस में पहले एंडोमेट्रियोसिस रखा था और टीओमेस रखा था और मैंने फाइब्राइड यूट्रस रखा था, लेस लाइकली। तो एग्जामिनर स्कैन के ऊपर मुझे यूट्रस एग्जामिनर ने दी थी 9.5 इंटू इस तरह से, मतलब 10 वीक्स तक दी थी यूट्रस। और एग्जामिनर ने मुझसे कहा कि आप को यूट्रस सेपरेट फील नहीं हुई, तो मैंने उन्हें कहा कि एंडोमेट्रियोसिस सिस्ट है, शायद एडहेरेंस बनी हुई है, इसलिए मुझे 12 वीक साइज मैस फील हुआ, यूट्रस शायद उसके साथ एडहेरेंट है, इस वजह से जो है वो 12 वीक साइज, मुझे यूट्रस सेपरेट फील नहीं हुई। एग्जामिनर ने एक बात मुझे कही कि आपने देखा है इसकी जो सर्विक्स है वो पिन पॉइंट सी थी। तो मैंने एग्जामिनर को कहा क्योंकि प्रीवियस 3 सिजेरियन सेक्शन हो चुके हैं तो इसलिए इसकी सर्विक्स ऐसी है। तो एग्जामिनर अच्छा स्कैन पे उसके 2.1 इंटू 3 सेंटीमीटर की राइट एडनेक्सल सिस्ट थी विद इंटरनल डेब्रिज। अब एग्जामिनर ने मुझे कहा कि आपने इसको आपका डायग्नोसिस क्या है, तो मैंने एंडोमेट्रियोसिस ही अपना बनाया प्रोविजनल डायग्नोसिस। लेकिन शायद पता नहीं एग्जामिनर उस पे इतना खुश नहीं थी, वो मुझे कह रही थी कि इसको आप जो है वो कैसे मैनेज करेंगी। तो मैंने कहा कि पेशेंट को बहुत ज़्यादा पेन है और पेशेंट सिम्टोमेटिक है, तो मैं इसकी मतलब वो करूँगी लेप्रोस्कोपिक एंडोमेट्रियल सिस्ट एक्सीजन करूँगी। लेकिन एग्जामिनर इस बात पे खुश ना हुई और मुझे समझ नहीं आई कि ये पता नहीं मेरे डायग्नोसिस में मसला था या फिर 2-3 चीजें। एक तो आपने प्रेजेंटिंग कंप्लेंट बोली कि इरेगुलर वजाइनल ब्लीडिंग फॉर 6 months विद डिस्मेनोरिया एंड डिस्पेरोनिया। इरेगुलर वजाइनल ब्लीडिंग कहाँ से जस्टिफाई हो रही है? एंडोमेट्रियोसिस से। एंडोमेट्रियोसिस डज नॉट कॉज इरेगुलर वजाइनल ब्लीडिंग। जब आप प्रेजेंटिंग कंप्लेंट बोलते हो ना 1, 2, 3, जिस तरह के मैं हर क्लास में बताती हूँ और बाकी भी लोग बताते हैं अपनी हर क्लास में, योर प्रेजेंटिंग कंप्लेंट शुड बी सो गुड कि आपकी प्रेजेंटिंग कंप्लेंट सुन के एग्जामिनर को भी और आपको भी पता चल जाए कि पेशेंट को है क्या। When you are saying your first line is that she's having irregular vaginal bleeding for 6 months, then you are saying endometriosis. आप जस्टिफाई करो ना किस तरह से। ठीक है डिस्मेनोरिया डिस्पेरोनिया, लेकिन डिस्मेनोरिया डिस्पेरोनिया तो बहुत सारी और चीज़ों से होता है। तो इरेगुलर वजाइनल ब्लीडिंग के डीडी में नंबर 1 पे एंडोमेट्रियोसिस बोलना तो वही गलती, बहुत बड़ी गलती होगी एक्चुअली, वो बिल्कुल ठीक नहीं है। यस एंडोमेट्रियोसिस आपका नीचे कहीं आ जाता कंसिडरिंग हर पेन, लोअर एब्डोमेन, डिस्पेरोनिया, ऑल दैट, बट इरेगुलर ब्लीडिंग को ये जस्टिफाई नहीं करता। इरेगुलर ब्लीडिंग को जस्टिफाई करता है मे बी सब mucosal mass which may be an endometrial polyp or which may be any fibroid polyp or anything। 10 week size regular uterus है तो वो accordingly हम देख लेंगे। she's only 27 years की एज में endometrial hyperplasia बोल देना बहुत बेवकूफ़ी लगती है एक्चुअली। सो वो भी देख के बोल लें। सो वजाइनल ब्लीडिंग को आपका वहीं पे एक बहुत बड़ा ब्लंडर हो गया। देन फॉर एग्जांपल अगर कोई कन्विंस हो भी जाता कि इसको एंडोमेट्रियोसिस था, तो आगे जाके मैनेजमेंट, शी इज पैरा 3, शी इज नॉट हियर विद सबफर्टिलिटी, शी इज हियर विद पेन। इफ शी इज हैविंग पेन विद एंडोमेट्रियोसिस, व्हाई आर यू डूइंग हर सर्जरी? व्हाई यू नॉट गिविंग अ ट्रायल ऑफ मेडिसिन्स? गाइडलाइंस तो कुछ और कहती है। शी इज हैविंग ओनली 2 सेंटीमीटर सिस्ट। अब 2 सेंटीमीटर सिस्ट पे सर्जरी के लिए ले गए मरीज को? नो। 2 सेंटीमीटर क्या होता है? मटर का दाना शायद। सो वहाँ दूसरा बड़ा ब्लंडर हो गया। सो सबसे बड़ा तो ब्लंडर वहीं हो गया जब आपकी पहली प्रेजेंटिंग कंप्लेंट थी इरेगुलर वजाइनल ब्लीडिंग, उसका डीडी आपका ठीक नहीं था। डीडी में आप इरेगुलर वजाइनल ब्लीडिंग का वो दे वांटेड टू लिसन कि आप शायद यूट्रस से रिलेटेड कुछ बोलोगे। जो बात मैंने अभी इस क्लास के शुरू में भी की कि 2 ग्रुप्स में डिवाइड कर लें। ब्लीडिंग सिम्टम हैज़ टू बी रिलेटेड टू यूट्रस एंड सर्विक्स एंड mass and pain has to be related to ovary. She is having some uterine problem with pain which may be due to many other things.
dysmenorrhea, dyspareunia, yes, maybe that cyst is causing pain or maybe anything. अब 27 years old में आप 2.7 सेंटीमीटर cyst पे, जिसको फर्टिलिटी का भी मसला नहीं है, इवन अगर होता भी तो चलो इतनी भी सेवियर पेन ना होती तो भी शायद हम उसको उतना ना कंसिडर करते सर्जरी के लिए, लेकिन चलो अगर पेन है ज़्यादा and she's 27, she doesn't have any issue of any of conception or anything, आप उसकी सर्जरी तो नहीं एकदम से करोगे, ठीक है। तो ये दो चीज़ें होगी। सो डीडी में आपने जब एक तो प्रेजेंटिंग कंप्लेंट आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए, दूसरा ये कि उस प्रेजेंटिंग कंप्लेंट को फिर लेके आपने डीडी बनाना है, ठीक है ना। उसको आपने वो नहीं करना कि किसी और नंबर 2 नंबर 3 ठीक है, शी इज हैविंग डिस्मेनोरिया एंड डिस्पेरोनिया, बट डिस्मेनोरिया एंड डिस्पेरोनिया की तो ठीक है लेटर ऑन यू कैन से एंडोमेट्रियोसिस हो सकता है, बट इरेगुलर वजाइनल ब्लीडिंग की कॉज तो बताओ ना, ठीक है जी मैडम। तो फिर उसका कोई सबम्यूकोजल फाइब्रॉइड मतलब उसके यूट्रस 10 वीक साइज वो कैसे जस्टिफाई होती है? उसका स्कैन पे कोई फाइब्रॉइड भी नहीं था, वो तो बात की बात उसकी है कोई ना, मायोमेट्रियल एक्टोटेक्सचर में भी कोई मसला नहीं था। स्कैन पे क्या आता है वो बात की बात है। उन्होंने आपकी अप्रोच देखनी है विद द डीडी। शी इज हैविंग इरेगुलर वजाइनल ब्लीडिंग, व्हाई डू यू थिंक शी इज हैविंग इरेगुलर वजाइनल ब्लीडिंग? इरेगुलर वजाइनल ब्लीडिंग की क्या कॉजेज है? वो आपको बार बार सर्विक्स और यूट्रस पे लेके आ रहे थे, व्हाई द पिन पॉइंट सर्विक्स? हर पेशेंट, is it a criteria or is it, do you really have any reference to say कि any patient who is previously will have a pinpoint cervix? No, we don't have any such thing. There is no hard and fast rule. आपने वहाँ पे बैठ के जिस तरह अभी किसी ने एकदम से बोल दिया endometrial hyperplasia में hypertension, इट्स नॉट लाइक दैट। यू हैव टू, आपको बड़ा प्रिसाइज और हार्ड एंड फास्ट किस्म की बात करनी है। वहाँ आपने कोई अपनी थॉट्स या अपने एक्सपीरियंस की बात नहीं करनी कि बिकॉज शी इज हैविंग प्रीवियस, वो आपको बार बार सर्विक्स की तरफ हिंट दे रहे थे, वो आपको यूट्यूब की इरेगुलर ब्लीडिंग की कॉज बताओ कि प्रॉबेबली आपकी हिस्ट्री बहुत अच्छी थी जिसकी वजह से आपको इस तरह की हिंट्स दी जा रही थी, वरना ऐसा कोई हिंट देता नहीं एग्जामिनर। लेकिन वो आपको बार बार कहीं यूट्रस अलग से फील हुई या नहीं, बट दे वांटेड कि you to talk about irregular bleeding. What's the cause of irregular bleeding? Maybe some endometrial pathology, maybe some cervical pathology because you don't have a report of pap smear, और फिर उसके बाद आप कह सकते हो कि if there is no the pathology, then जो उसकी irregular bleeding है उसको कहीं से तो हमने maybe फिर then irregular bleeding is separately there with some hormonal imbalance, and then this dysmenorrhea, dyspareunia is there, जो कि जिसके और भी बड़े सारे कॉजेज हो सकते हैं। सो अगर आप उसमें सो इन शॉर्ट द थिंग इज कि आपकी प्रेजेंटिंग कंप्लेंट जो है ना वो आपके डीडी को कोरिलेट करनी चाहिए। मैडम सर्विक्स तो उसकी नॉर्मल लुकिंग थी, बिल्कुल ठीक थी, मतलब कोई सर्वाइकल पैथोलॉजी तो नहीं लग रही थी, लेकिन मुझे इनकी बात की समझ नहीं है कि एग्जामिनर ने ये क्यों कहा कि पिन पॉइंट सर्विक्स है। डार्लिंग एक मिनट। सो डॉक्टर सबा इज सेइंग दैट इफ यू फाइंड अ नॉर्मल लुकिंग सर्विक्स you will always think that the cervix is normal. No, we need to know the pap smear report. अगर patient आपके पास irregular bleeding के साथ भी आया है तो normal looking cervix does not 100% rule out कि वो बिल्कुल normal looking है। You need the pap smear report ना। जी आप ये कैसे कह सकते हो कि वो नॉर्मल लुकिंग है तो फिर पैप स्मेयर बना ही क्यों? पैप स्मेयर इसीलिए तो होता है, वो नॉर्मल लुकिंग सर्विक्स में से ही निकालता है कोई पैथोलॉजी। तो इसीलिए मैं ये नहीं कह रही नंबर 1 पैथोलॉजी सर्विक्स पे आएगी, बट इरेगुलर ब्लीडिंग में आप कहोगे कि एंडोमेट्रियल पैथोलॉजी में भी बिनाइन और मलिग्नेंट और सम सर्वाइकल पैथोलॉजी में भी बिनाइन और मलिग्नेंट। अगर आपकी सारी इन्वेस्टिगेशन रूल आउट कर देती हैं ये दोनों चीज़ें, तो फिर हार्मोनल इम्बैलेंस जो कुछ तो इरेगुलर ब्लीडिंग कर रहे हैं ना। और मैडम मैंने ये पूछना था कि इस पेशेंट के वैसे पैप स्मीयर हुआ था, उन्होंने भेजा था 2 डेज बैक, उसकी रिपोर्ट अवेलेबल नहीं थी। और मैंने ये पूछना था कि भी नहीं होती ना पैप स्मीयर की रिपोर्ट। जी मैडम ऐसी कोई एंडोमेट्रियल सैंपलिंग की कोई इंडिकेशन है कि इरेगुलर वजाइनल ब्लीडिंग 6 मंथ्स तक हो तो आप एंडोमेट्रियल सैंपलिंग करें यंग में भी? नो 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 6 मंथ्स तक किधर लिखा है कि हो तो आपने करना। There is an age group. There is an age group. नहीं है। नो, ये बड़ा अच्छा पॉइंट उठाया है सबने, शुक्र है ये बात हो गई। इस पे तो बहुत ही फेंड हो जाते हैं लोग। होना भी चाहिए यार, एंडोमेट्रियल पैप्सी कोई आसान चीज़ नहीं है किसी पेशेंट के लिए। 45 के बाद आपने हर एक में करानी है जिसमें रेगुलर ब्लीडिंग हो। 40 से 45 पे यस इट इज़ जस्टिफाइबल। पहले ज़माने में 40 ईयर ही एज लिमिट थी जिस पे हम कर लिया करते थे, अब उन्होंने 45 कर दी है।
40 के बाद भी अगर आप कराओ तो वो इतनी ऑफेंड होने वाली बात नहीं होती, क्योंकि एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया के चांसेस होते हैं। बिफोर 40 अगर आप एंडोमेट्रियल सैम्पलिंग कराओगे ना किसी मरीज में, तो एग्जामिनर कुर्सी से खड़ा भी हो सकता है। उसकी वजह ये है कि यंग पेशेंट के अंदर एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया टाइप जो होता है, कौन सा 1 और 2 में से 2 वाला होता है, जो कि विच इज़ वेरी 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 रेयर थिंग टू हैपन, वो नहीं होता। सिर्फ उस पेशेंट में जिसमें पीसीओ बहुत ज़्यादा ओबीस हो, तो उसके अंदर आप अगर कैद भी दो एंडोमेट्रियल सैम्पलिंग तो वो जस्टिफाइबल होता है, इवन इन 30s अबव 35 से 40 के बीच में, इवन 30 से 40 के बीच में कर लो। अगर वो बहुत ओबीस है और बहुत एमेनोरिया के एपिसोड्स उससे रहे हैं और अब उसका एंडोमेट्रियल थिकनेस भी बहुत ज़्यादा है, तो फिर भी आप उसकी जस्टिफाइबल है एंडोमेट्रियल बायोप्सी करना इन इरेगुलर ब्लीडिंग या ब्लीडिंग प्रॉब्लम के साथ। अदरवाइज अगर आप किसी की भी आपको एंडोमेट्रियल सैम्पलिंग करने की ज़रूरत नहीं है। एक केस ऐसा है जिसके अंदर आप कर सकते हो यंग एज में भी एंडोमेट्रियल सैम्पलिंग, अदर देन द रिस्क फैक्टर जो भी मैंने बताया। वो केस ऐसा है कि पेशेंट आपके पास बार बार ब्लीडिंग के प्रॉब्लम के साथ आ रही है, आप उसे मेडिसिन दे रहे हो, किसी मेडिसिन से उसकी ट्रीटमेंट नहीं हो सक रही, देन यू कैन परफॉर्म एंडोमेट्रियल सैम्पलिंग इन सच पेशेंट। मैडम वो तो फेल्ड मेडिकल ट्रीटमेंट, तो उसकी इंडिकेशन है एंडोमेट्रियल सैम्पलिंग। यस, सो दैट इज द रीजन। सो एज ग्रुप इज इम्पॉर्टेंट, 45 के अबव तो कराना ही है, 40 से 45 योर चॉइस, इट्स बेटर, यू कैन गेट इट डन एज वेल। Before 40, no, only in case if you really find risk factors or very increased endometrial thickness, or if there's failed medical treatment, जैसे भी सबा ने कहा, ठीक है ना। So these are the indications for endometrial sampling. मैडम अब जैसे पेशेंट स्कैन पे उन्होंने मुझे फाइब्रॉइड नहीं दिया, 10 वीक साइज यूट्रस थी उसकी, तो मैं उसका फिर प्रोविजनल डायग्नोसिस अपना फाइब्रॉइड ही रखूं? क्योंकि मैंने एग्जामिनर को कहा कि इसके यूट्रस मतलब उसका साइज बड़ा क्यों है, मतलब मुझे ये उस टाइम समझ नहीं आ रही थी। देखो 10 वीक्स तो चलो उसका है सो है, अब जो उसकी इरेगुलर ब्लीडिंग है 10 वीक्स हो सकता है। देखो अब अगर उन्होंने स्कैन पे फाइब्रॉइड नहीं दिया, जब उन्होंने आपको स्कैन ही सामने रख दिया, तो फिर आप क्यों उसको फाइब्रॉइड बोल रहे हो? स्कैन पे तो फाइब्रॉइड नजर आ जाएगा ना। जी, मैंने इवन ये भी कहा कि मैं स्कैन रिपीट करके देख लूंगी कि मुझे मैंने फाइब्रॉइड रखा हुआ था, उन्होंने कहा नहीं है फाइब्रॉइड ना। उससे बेहतर है कि आप उनसे कहो कि आई वुड लाइक टू नो अबाउट द एंडोमेट्रियल मायोमेट्रियल एको टेक्सचर, कि कोई एडिनोमायोसिस का एलिमेंट तो नहीं है। अगर वो उन्होंने दिया हुआ स्कैन पे तो वेल एंड गुड, उसके अगर वो भी नहीं दिया हुआ देन यू कैन गेट स्कैन रिपीटेड। अव्वल तो एग्जाम के अंदर जो स्कैन दें, समझो वो बेस्ट जगह का ही स्कैन हो गया है, उसके अंदर ही फाइंडिंग्स और पूछो कि मुझे ये भी चाहिए, मुझे एंडोमेट्रियल मायोमेट्रियल एको टेक्सचर चाहिए, मुझे एंडोमेट्रियल थिकनेस चाहिए, अच्छा मुझे रेगुलरिटी चाहिए, मुझे उसका ब्लड फ्लो चाहिए, just to make them know कि you really need to find out the cause for her 10 week size uterus. मैडम स्कैन के ऊपर एंडोमेट्रियल मायोमेट्रियल एको टेक्सचर पे कमेंट ही नहीं था, उन्होंने मुझे स्कैन खुद नहीं बताया, उन्होंने कहा आप ये देखें ये सामने स्कैन है, उन्होंने स्कैन मुझे पकड़ा दिया कि आप ये खुद सबा मैं यही तो बता रही हूँ, इट्स नॉट अबाउट कि स्कैन के ऊपर क्या लिखा है, इट्स अबाउट व्हाट यू वांट टू नो अबाउट द स्कैन। आपने जब वो स्कैन की स्लिप उन्होंने आपके सामने रखी तो आप उनसे कहोगे कि इसके अंदर आई वुड लाइक टू नो दीज फीचर्स एज वेल, उसकी एंडोमेट्रियल थिकनेस कितनी है, उसमें पॉलिप तो नहीं है, उसका कोई ब्लड फ्लो, कोई रेगुलरिटी, उसका एंडोमेट्रियल मायोमेट्रियल एको टेक्सचर, ये सारी बातें, ठीक है ना। जी मैडम। मैडम इसी तरह का पेशेंट एक मेरे पास भी आया था, वो पैरा 4 थी और ये इरेगुलर ऐसी पीवी ब्लीडिंग के साथ ही डिस्मेनोरिया था और उसको डिस्पेरोनिया था, लेकिन मैंने ना उसमें एंडोमेट्रियोसिस नहीं रखा था। अब वो फिर बाद में जब उन्होंने स्कैन दिया और फिर उन्होंने मुझे यहाँ से मेरी खिंचाई कर दी कि आपने हिस्ट्री में नहीं पता, उसको डीप डिस्पेरोनिया, मेरे जहन मैंने नहीं रखा कि वो इरेगुलर पीवी ब्लीडिंग है तो ये इतना कहाँ, और पैरा भी उसकी पैरिटी भी अच्छी थी, लो पैरिटी भी नहीं थी। को एक पेशेंट, one patient may have dual problems as well. She may be having irregular bleeding, there may be a fibroid or there may be a submucosal polyp or endometrial polyp, but at the very same time she may be having endometriosis as well. मेरा ख्याल है इसका बकायदा कोई लिटरेचर में इंसिडेंस है, 20-30% have endometriosis and fibroid together. ये दोनों estrogen related conditions है, तो ये these two can occur at the same time, ठीक है ना। ओके ओके, यही सोच के मैडम मैंने नहीं रखा था कि इसकी पैरिटी भी लो नहीं थी और रेगुलर पीवी ब्लीडिंग थी, तो फिर वो पता चला कि वो बाद में
और फिर वो उस पे फिर उन्होंने कहा नहीं ये तो एंडोमेट्रियोमा निकला और आपने तो मिस कर दिया और वो तो डीप डिस्पेरोनिया था और ये वो फिर बस वहां से बस बुराई एवरी शुरू। सिम्टम इज इम्पोर्टेंट, हर सिम्टम की प्रेजेंटिंग कंप्लेंट की लिस्ट बना के उसका अच्छा सा डीडी बनाना जरूरी है। थैंक यू सो मच। ठीक है, चलो गुड। इंशाल्लाह अगली क्लास में हम एग्जामिनेशन कर लेंगे। और जी जी मैडम एक पेशेंट देखी थी मैंने 42 ईयर ऑफ एज, कितनी? 42 इयर्स। मैडम उसकी हिस्ट्री थी 4 ईयर बैक वो ऑपरेट हुई थी ड्यू टू सम एब्डोमिनल मैस, और उस पेशेंट को नहीं पता था कि उसका प्रोसीजर क्या हुआ है, लेकिन वो हिस्ट्री दे रही कि वो मेनोपॉजल हो गई है। तो जिससे मुझे अंदाजा हो रहा था कि उसकी शायद टोटल एब्डोमिनल हिस्टेक्टमी हुई है, क्योंकि वो बता रही थी कि हेवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग की वजह से गई थी। 2 मास थे, डॉक्टर ने कहा था आप बहुत यंग हो तो मैं एक निकाल रही हूँ और 1 मास छोड़ रही हूँ। अभी वो रिकरेंट मास एब्डोमिन के साथ आई थी जो कि 1.5 ईयर से था। और आपकी आवाज नहीं ठीक आ रही। अब सही आ रही है? मैडम अल्ट्रासाउंड स्कैन के ऊपर इस तरह आना था कि एक हीट्रोजीनस पेल्विक मैस है और उसके साइज पे कमेंट था कि 10 × 10 सेंटीमीटर का है। और सीटी स्कैन भी करवा के गई थी, उस पे भी तकरीबन सिमिलर फाइंडिंग थी, वो किसी चीज को एबर्ट नहीं करा वो मास। तो और हिस्टोपैथोलॉजी भी मैडम उसकी हुई थी इसी मैस की, ट्रू कट जो रिकरेंट मैस है उस पे आया हुआ था कि ये लियोमायोमा है। यूट्रस निकल गई हुई थी? जी मैम। यूट्रस निकल गई हुई थी उसकी? मैडम यूट्रस का मुझे कोई पुरानी सर्जरी के कोई नोट्स नहीं मिले, लेकिन जब मैंने एग्जामिन किया था तो स्कैन पे मुझे वॉल्ट नहीं मिला। जी स्कैन के ऊपर लिखा हुआ था कि ओवरीज एंड यूट्रस कुड नॉट बी विजुअलाइज्ड। तो वो उसका पैरासिटिक फाइब्रॉइड ग्रो कर गया ना? मैडम मेरे माइंड में यही था कि वो उसका कोई आउटसाइड द यूट्रस कोई फाइब्रॉइड है जो रीग्रो कर गया है, या लियोमायोसार्कोमा सोचूं मैं। नहीं देखो, वो तो वही बात है, रेयर चीजों की तरफ नहीं जाना। इसका हुआ ये है कि जब लास्ट टाइम हिस्टेक्टमी हो रही थी फाइब्रॉइड्स की वजह से, कोई फाइब्रॉइड का पीस नीचे गिरा कहीं मोमेंटम पे या कहीं पे, और वहां पे वो पड़ा रह गया और बाकी का सैंपल सारा निकल गया। वो अनफॉर्चुनेटली चाहे वो छोटा ही होगा तो उस वक्त नजर नहीं आया होगा बिकॉज इट वाज वेरी स्मॉल, बट अगेन पैरासिटिक फाइब्रॉइड यही तो होता है, वो उधर से रीग्रो कर गया। ठीक है मैम, मतलब डिफरेंशियल डायग्नोसिस में टॉप ऑफ द लिस्ट पे वही रखूं क्योंकि इसके ट्यूमर मार्कर इसकी तो उसने ट्रू कट बायोप्सी बता दी ना लियोमायोमा, तो वो तो बेसिकली सुनना चाह रहे हैं आपसे कि इट्स अ पैरासिटिक फाइब्रॉइड। ठीक है ना? ठीक है मैम। चल इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम फिर मिलते हैं। कैसे मैनेज करेंगे हम पैरासिटिक फाइब्रॉइड? सर्जरी करेंगे और ये फाइब्रॉइड निकालेंगे। ओके मैम, मैंने एक चीज पूछनी थी प्लीज। जी मैम मैंने एक पेशेंट देखी थी 35 इयर्स की। मैम उसकी हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग थी और साथ में मल्टीलोकुलर सिस्ट थी, और स्कैन के ऊपर सिर्फ मल्टीलोकुलर सिस्ट ही दी हुई थी। तो मैम उसकी ना हिस्ट्री भी पॉजिटिव थी, उसकी मैटरनल आंट जो थी ना वो ये डॉक्टर को चले आप प्लीज अपना माइक ऑफ कर दें। मैं करती हूँ। ठीक है जी, थैंक यू मैम उसका इशू ये था कि उसकी ना मैटरनल आंट की सीए ओवरी की और सीए एंडोमेट्रियम की ना हिस्ट्री पॉजिटिव थी। तो मैम उस पेशेंट के अंदर अगर फॉर एग्जांपल अब हिस्ट्री इतनी सजेस्टिव थी तो मैम उसके मैं स्टार्ट में ही सारे ट्यूमर मार्कर मांग लूंगी। और एक मैम ये क्वेश्चन मुझे करना था, और दूसरा ये कि अगर टीवीएस पे सिर्फ मल्टीलोकुलर सिस्ट है तो मैम अपनी जो फर्दर फाइंडिंग्स हैं, मैंने जो मल्टीलोकुलैरिटी, मेटास्टेसिस और सॉलिडिटी, देखो मेरी बात सुनो, मैं बताती हूँ आपका, बहुत अच्छा सवाल है। द थिंग इज कि अगर आपको हिस्ट्री के ऊपर बहुत स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री मिली है, दिस डज नॉट एक्चुअली मीन कि 35 ईयर्स की उस लड़की को अब सीए ही है। तो आप पहले अपने तो डीडी बनाओ ना। शी इज हैविंग एचएमबी का आप हिस्ट्री इसकी डीडी बना लो। देन डिड यू रियली फाइंड एनी सिस्ट ऑन योर एग्जामिनेशन? इफ यस देन यू कैन चेक फॉर द ट्यूमर मार्कर्स, क्योंकि स्कैन की रिपोर्ट आपको नहीं दी होती। हाउएवर अगर आपको स्कैन की रिपोर्ट दी है देयर जस्ट मल्टीलोकुलर सिस्ट, तो सिंपल एक मल्टीलोकुलर सिस्ट 35 ईयर्स के अंदर पूरे ट्यूमर मार्कर्स मांगने की जरूरत नहीं है। उसके अंदर फिर यही होता है कि आप उसके बाकी सारे फीचर्स मांगोगे। अगर एम वाले सारे फीचर्स उसके ज़्यादा आ रहे हैं देन यू विल गो फॉर द ट्यूमर मार्कर्स एंड सीटी स्कैन एंड ऑल। अगर वो वाले ट्यूमर मार्कर्स उसके नहीं आ रहे हैं एंड इट्स गोइंग मोर टुवर्ड्स द बिनाइन साइड, तो फिर आपको मांगने की ज़रूरत नहीं है। एहतियातन सिर्फ CA 1 to 5 मांग सकते हो, वो भी
जिसे कहते हैं ना सिर्फ प्रिवेंटिव मेजर्स के लिए, बिकॉज शी हैज़ गॉट सच स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री, तो ऐसे फैमिली हिस्ट्री वालों में वैसे ही एनुअली CA125 TVS और मेमोग्राम इंडिकेटेड होता है। तो बट सिर्फ मल्टीलॉकुलर सिस्ट के ऊपर सारा कुछ मांग लेना बड़ा अजीब सा है, एक्सेप्ट कि आपको पूरे वो M रूल्स वाला सारे M पॉइंट्स मिल जाए, देन यू विल गो फॉर द ट्यूमर मार्कर्स। मैम लेकिन मल्टीलेक्युलरिटी कॉम्प्लेक्स की वो आती है ना स्पेसिफिकेशंस में, इट डिपेंड्स ना उसके सेफ्टी कितने हैं, उसके वो जितनी सारी इसकी बातें हैं M रूल्स के, वो सारे आप उनसे मांगोगे ना, कैप्सूल की थिकनेस एंड यूनिलैटरल बायलैटरल वो सारा कुछ ना, और फिर उसके अकॉर्डिंगली से सीटी करवाएंगे, उसके लिए फिर सीटी कराएंगे। सीटी क्यों कराएंगे? सीट में अभी तो बताया, सीटी के ऊपर थोड़ी, या तो अल्ट्रासाउंड पे ओवेरियन सिस्ट के फीचर्स आपको पता चलेंगे, या MRI पे, तो आप उसके अल्ट्रासाउंड पे सिर्फ TVS के ऊपर आपको सारा कुछ पता चल जाएगा। ओके मैम, अगर मैंने स्टेंट और उसकी बाकी कैंसर की जो सॉलिडिटी बायलैटरलिटी देखनी हो, स्टेंट और मेटास्टेसिस देखनी हो, फिर सीटी यस मेटास्टेसिस के लिए सीटी, यस मेटास्टेसिस के लिए सीटी, लेकिन जो MRI, तो MRI का कोई काम नहीं है ओवरी के अंदर, सिर्फ उस केस में जहाँ पर अल्ट्रासाउंड पिक नहीं कर सका कि ओवेरियन सिस्ट जो है वो मैलिग्नेंट है या वो बिनाइन है, उसके लिए आप सिर्फ ओवरी के जो सेप्टी और डेब्री और ये सब के लिए, बट यू डोंट नीड इट। क्यों नहीं कर सका? TVS हमारा बता देगा सब कुछ। मैम अगर वो कहते हैं कि मुझे TVS पे सिर्फ मल्टीलेक्युलरिटी दी हुई है, तो फिर मैम तो आई वुड लाइक टू गेट इट रिपीटेड ना। यस आई वांट द गुड बेटर रिपोर्ट जिसके अंदर मुझे ये फीचर्स चाहिए। देखो TVS करा लेना इतना बड़ा काम नहीं है, एक मरीज को MRI के लिए भेजना, CT के लिए भेजना, दुनिया जहान के ट्यूमर मार्कर्स कराना, उसका कोई 50,000 का खर्चा हो रहा है अगर आप प्राइवेट साइड से करा रहे हो। पहले उसका CT होगा कोई 15-16 हज़ार का, MRI उसका कोई 25,000 का होगा, कोई 6-8-10 हज़ार उसके ट्यूमर मार्कर्स पे लग जाने हैं। वो बेचारे की तो मियाँ की पेन ही इतनी कि जितने आपने उसके टेस्ट करा लिए, फ़ायदा क्या हुआ? यू शुड नो एग्जैक्टली कि आपने ट्यूमर मार्कर्स कब कराने हैं और आपने कौन से किस में कराने हैं और आपने CT किस में कराने हैं। फ्रैंकली ओवरी के अंदर MRI को लाने की ज़रूरत ही नहीं है। ओके मैम, अगर वो कह दें कि नहीं हम अल्ट्रासाउंड दोबारा रिपीट करवाया है, उस पे भी हमें यही कुछ आया, तो फिर नहीं कहेंगे ना, क्यों? मैं डॉपलर करा रहे हो आप डॉपलर वाला करा रहे हो, उसके अंदर आप उसके कैप्सूल का ब्लड सप्लाई भी देख रहे हो, कैप्सूल की थिकनेस, हर चीज देख रहे हो, क्यों नहीं नजर आएगा? ओके थैंक यू मैम, थैंक यू। वेलकम। ठीक है, चलो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम होती है मैडम मुलाकात, क्वेश्चन तो बाकी के क्वेश्चंस आप लोग लिख लो, 1 मिनट लिख लो। नेक्स्ट वेडनेसडे को इंशाल्लाह हम क्लास करते हैं, उसके अंदर आप लोगों की इन्वेस्टिगेशंस रह गई हैं और एग्जामिनेशन ये कवर करेंगे, ठीक है इंशाल्लाह। सॉरी आप लोगों की आवाज़ बड़ी कट रही है भाई। मैडम CA125 का रोल क्या है आफ्टर? ये हमने इन्वेस्टिगेशंस करनी है नेक्स्ट क्लास में, तो इंशाल्लाह वी विल डिस्कस दिस ऑल, ठीक है इंशाल्लाह। ओके मैं रिकॉर्डिंग आपकी बंद करूँ, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट उसमें हम करते हैं इन्वेस्टिगेशंस और जो स्पेसिफिक कुछ एग्जामिनेशन वाले